हम लोग का क्या है, सतत विकास की अवधारणा, जिसमें क्या है, संसाधन जो है मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार की अवधारणा के कारण मानव को इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पर्यावरणीय समस्याएं में हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कि कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़। अभी न्यूज खोलिएगा तो देखिएगा कि जंगलों में, बहुत देशों में जंगलों में आग लगा हुआ है, जो कि जिससे कि पूरे विश्व का 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। तो ये बहुत एक बड़ी समस्या है और ग्लेशियर पिघलने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे कि बहुत सारा पृथ्वी का भाग है जो जलमग्न हो जाएगा। तो ये सब जो है पर्यावरणीय, ये सब जो है मानव के अवधारणा है। इसका पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन का परिणाम है, जिससे कि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। आगे है, व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिए हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, खास लोगों के हाथ में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में, संपन्न एवं विपन्न में बट गया है। संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिसके विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय ताप, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब ये सब संकट जो है मतलब अभी जो देखा जा रहा है, असमय ऋतु परिवर्तन, जैसे कि अभी असमय बारिश से फसल हम लोग का नुकसान हो जाता है। अम्लीय वर्षा से ताजमहल का क्षय हो रहा है। भूमि विस्थापन, भूमि जो है कट के सब, मृदा क्षरण से हम लोग का भूमि जो है ख़त्म हो रहा है, जिससे कि भूमि विस्थापन हो रहा है। पर्यावरण में बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। सभ्यता संस्कृति से क्या हो रहा है, जैसे कि ताजमहल ही है, वो ख़राब हो जाएगा तो एक वो संस्कृति है, दिखाता है, तो वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विद्रोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संचार विनाश के आक्रोश में समा जाएगा। और ये सही बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी का विनाश के आगोश में समा जाएगा। मतलब पृथ्वी पर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी ही इतना गर्मी बढ़ा हुआ है। ऐसे भी उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जाती है। इसमें वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रहता है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब होता है? 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए।
दूसरा हम लोग का है कार्यक्रम 21 एजेंडा 21। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED ने के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिनमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई है। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसमें +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी सम्मेलन को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो में आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इनमें 6 गैस CO2, मीथेन, NO2, HFC पर फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड के ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में 7% एवं जापान में 6% की कटौती पर सहमत हुए। मतलब कि ये देश जो है इतना कम ये सब गैस का उत्पादन करेंगे, क्योंकि ये सब गैस से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें माल्टीरिया समझौता 1988 पर विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरणीय सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धारणाओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब आगे है हम लोग का अभ्यास और प्रश्न। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये जो है पुनः प्रतियोग संसाधन हो जाएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो है 200 MN अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, बी हो जाएगा। समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो ये जो है 12.2 किलोमीटर तक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बना के हम प्लेलिस्ट में यहाँ पे बियॉन्ड साइंस जो चैनल है इसका प्लेलिस्ट में डाल देंगे। इसका खंड
ख का ऑलरेडी सारा जो है आंसर क्वेश्चन का डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।